केंद्र सरकार के साथ आतंकवादी समूह यूएलएफए ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऐतिहासिक बताया। लेकिन एक दूसरे गुट के सशस्त्र संघर्ष रखने की प्रतिज्ञा के साथ शांति अभी भी कोसों दूर दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार शांति समझौते के बावजूद असम में अशांति के आसार दिख रहे हैं। ऐसा वजह किस कारण से बन रहा है और इसके क्या समाधान हो सकते हैं। अब बता दो, 2 मंजिला रंग घर जो एशिया का सबसे पुराना एम्फी थिएटर है, उनकी छत, उसकी जो छत है एक उल्टी नाव की तरह है और आज यह एक चरमपंथी संगठन के उभरने की जगह बनकर रह गया है। इसे अहोम राजघरानों के सदस्यों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए एक ऊंचे आसन की तरह बनाया गया था और यह असमिया गौरव का प्रतीक है, जिसे साल 1744 में राजा प्रमत्ता सिंघा ने शिव सागर में बनवाया था। तारीख 7 अप्रैल 1979 को रंग घर में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यूएलएफए का गठन हुआ, जिसमें 6 युवा शामिल थे जो शांति बनाए रखने के इरादे से कोसों दूर थे। इन 6 युवाओं के नाम भीमकांता भद्रेश्वर, राजीव राजकोनवर उर्फ अरविंदा राजखवा, गुलाब बरुआ उर्फ अनूप चेतिया, समीरन गोगोई उर्फ प्रदीप गोगोई, भद्रेश्वर गोहेन और परेश बरुआ थे। इन सभी का लक्ष्य हिंसा के जरिए स्वतंत्र समाजवादी असम की स्थापना करना था। उनकी सहमति के पीछे ठोस कारण था। दरअसल 1978 में असम में अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करने की खबरें सामने आई थी, जिससे वहां के लोगों को गुस्से से भर दिया। वो खबर ने लोगों के मन में एक आक्रोश पैदा कर दिया, एक गुस्सा भर दिया। अप्रैल 1979 में यह विरोध अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा जब चुनाव आयोग ने मंगलदोई लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए एक मतदाता सूची जारी की। ऐसा माना जाता है कि जून 1979 में बड़े पैमाने पर गैर नागरिकों को मतदाता सूची में जगह दी गई और इससे आंदोलन की शुरुआत हुई और अगस्त 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ यह आंदोलन समाप्त हुआ, जहां ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जैसे संगठनों ने विदेशियों की पहचान करने, उन्हें मतदान करने से रोकने और देश से बाहर निकालने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। यूएलएफए ने चुपचाप क्रांतिकारी जोश वाले लोगों की भर्ती की और असम को भारतीय कब्जे वाली ताकतों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी। इस संगठन के अपने सदस्यों को राजनीतिक और सैन्य शाखाओं में बांट दिया, जैसे राज खोवा इसके राजनीतिक शाखा के चेयरमैन के रूप में और परेश बरुआ सैन्य शाखा के कमांडर इन चीफ के रूप में नेतृत्व कर रहे थे। साथ ही प्रदीप गोगोई वाइस चेयरमैन और चेतिया जनरल सेक्रेटरी बने। इस प्रकार से इसे समूह को चलाया जाएगा। आतंक का शासन कहीं एक प्रकार से था, जैसे कि यूएलएफए ने 1986 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के साथ संपर्क स्थापित किया, जो बाद में इसक मुइवा और खपलांग गुटों में बढ़ गई। एनएससीएन के जरिए उसने म्यांमार की किचन इंडिपेंडेंस आर्मी से हथियार और प्रशिक्षण लिया और साल 1989 में म्यांमार के अलावा यूएलएफए ने बांग्लादेश में भी कैंप बनाने शुरू कर दिए और यही वो साल था जब पूर्वोत्तर और पड़ोसी देश के उग्रवादी संगठनों ने इंडो बर्मा रिवॉल्यूशनरी फ्रंट का गठन किया। शुरू में सुरक्षित शरण की भूमिका निभाने वाले कैंप यूएलएफए तक हथियार पहुंचाने का महत्वपूर्ण जरिया बने। तीसरा देश जिसे यूएलएफए ने हमला करके भाग जाने की कार्रवाई के लिए चुना वो था भूटान। साल 1990 के दशक की शुरुआत तक इस संगठन ने दक्षिणी भूटान से कम 13 कैंप स्थापित कर दिए थे। इनमें से कुछ कैंप नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी एनडीएफबी और कछार लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन केएलओ के सहयोग से चलाया जा रहा था। आपको बता दूं, जैसे ही
उस दौरान की आपको बता दूं, जैसे ही असम विरोधी आंदोलन का असर धीरे धीरे कम होने लगा, यूएलएफए ने मई 1990 में चाय बगान मालिक और ब्रिटेन स्थित उद्योगपति स्वराज पॉल के भाई सुरेंद्र पॉल की हत्या कर दी। इससे ऐसे भय के माहौल का जन्म दिया था कि 20 चाय बगान के प्रबंधक चार्टर्ड प्लेन से प्रदेश छोड़कर भाग गए। अगला तो एक के बाद एक हिंसा की घटनाओं के कारण केंद्र ने प्रफुल्ल कुमार महंत सरकार को बर्खास्त कर दिया और 28 नवंबर 1990 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। यूएलएफए पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही राज्य में आर्म फोर्सेज यानी स्पेशल पावर्स एक्ट एएफएसपी लागू कर दिया गया। सेना ने ऑपरेशन बजरंग के तहत हमले शुरू कर दिए। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई में करीब 1221 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस संगठन ने हमलों को जारी रखा। फिर भी गिरफ्तारी के बावजूद इनमें से कुछ हमलों में अब समाप्त हो चुके हैं, कुछ हमलों के मामले समाप्त हो गए। अब एनडीएफबी का साथ भी लिया और गया था और अगस्त 1992 में यूएलएफए के कुछ सदस्यों द्वारा आत्मसमर्पण के बाद माहौल और अधिक हिंसक हो गया और ये आत्मसमर्पित सदस्य एसयूएलएफए यानी समर्पित यूएलएफए बने और उन्हें बड़े बड़े ठेके दिए। माना जाता है कि साल 1998 से 2001 के बीच इनका उपयोग यूएलएफए के चरमपंथियों की पहचान और हत्या के लिए होता था। इसके बाद में गुप्त हत्या या सीक्रेट किलिंग्स कहे जाने लगे। इन असफलताओं के बावजूद यूएलएफए सरकार के सामने चुनौती बनी गई। साल 2000 आने तक यूएलएफए को मिलने वाला जनता का समर्थन कम होने लगा था, खासकर जब 2004 के अगस्त में पूर्वी असम के धेमाजी में हुए स्कूल बम विस्फोट में 13 लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, उनका देहांत हो गया था। इसके बावजूद सरकार ने बातचीत का रास्ता खुला रखा था। अब यूएलएफए ने शांति स्थापित करने के लिए संगीत शास्त्री भूपेन हजारिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन 2005 में 11 प्रमुख नागरिकों के समूह, जिसे पीपल्स कंसल्टेटिव ग्रुप कहा जाता है, उसकी मध्यस्थता से सहमति बनी। हालांकि यह बातचीत भी विफल रही। तब तक आपको बता दूं यूएलएफए कमजोर पड़ चुका था। दिसंबर 2003 में भूटान द्वारा संगठन के कैंप देश से बाहर किए जाने के बाद कई प्रमुख नेताओं की हत्या हो या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बचे हुए नेता बांग्लादेश की शरण में चले गए और करीब 2009 से 10 के दौरान शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग की सत्ता में वापसी के साथ ही राजखोवा और अन्य यूएलएफए नेताओं को बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया गया। पहले गिरफ्तार होने और बाद में रिहा किए जाने के बाद यूएलएफए नेताओं ने सितंबर 2011 में केंद्र सरकार के साथ एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस वार्ता का विरोध कर रहे परेश बरुआ ने 2012 में राजखोवा को यूएलएफए से बाहर कर दिया। राजखोवा ने वार्ता समर्थक समूह का नेतृत्व किया, जबकि परेश बरुआ ने अपने कट्टरपंथी गुट का नाम बदलकर यूएलएफए इंडिपेंडेंट कर दिया था। यूएलएफए जो एक इंडिपेंडेंट था, यूएलएफए कर दिया। अगर वो 29 दिसंबर साल 2023 को वार्ता समर्थक समूह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते को ऐतिहासिक बताया जा रहा है और इसमें असम के मूल निवासियों के लिए अधिक सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया। मूल निवासियों के हितों की सुरक्षा के लिए असम एकॉर्ड और अगस्त 2019 में अपडेट किए नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स पहले से मौजूद है। ये पूरी कहानी इस घटना से जुड़ी हुई। ऐसे में शांति के प्रयास क्या है? मुख्यमंत्री ने कहा कि यूएलएफए समझौते में असम में 90% उग्रवाद को समाप्त कर दिया है। केवल परेश बरुआ का यूएलएफए जो इंडिपेंडेंट शांति प्रक्रिया से बाहर है। म्यांमार चीन सीमा से गतिविधियां चला रहे बरुआ ने अब तक वार्ता में हिस्सा लेने से मना किया है, जब तक कि सरकार असम की संप्रभुता के मुद्दे पर चर्चा नहीं करती। ऐसे में इन मामलों में संघर्ष विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर होने के बावजूद जब तक यूएलएफए यानी इंडिपेंडेंट इस शांति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनती, तब तक स्थायी शांति हासिल करना मुश्किल है। संगठन की लोकप्रियता को इस बात से समझा जा सकता है कि आज भी कभी कभी युवा पुरुष और महिलाएं इसमें शामिल हो जाते हैं और
और यह संगठन अक्सर कम प्रभाव के धमाके करता रहता है। यूएलएफए का प्रतीक उगते सूरज की ओर संकेत था, और जब बरुआ और उसके 200 लड़ाके अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में यूएलएफए के सूरज का जल्द डूबना संभव नहीं है। यानी कि समझौता हुआ है, लेकिन जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, इस कहानी से, इस शुरुआत से, पूरी खबर से ये बात समझ सकते हैं कि आसार अब भी अशांति के दिख रहे हैं, क्योंकि इसके लिए उस बातों को भी ध्यान रखना जरूरी है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ यूं ही अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। नमस्कार।